नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में हम कक्षा 10 के गोधुली भाग 2 का 5वां अध्याय नागरी लिपि, जिनके लेखक हैं गुणाकार मूल्य, इसके अंतर्गत आज के वीडियो में हम जानेंगे कवि परिचय और पाठ का सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणाकार मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एवं दीक्षा ग्रामीण परिवेश में ही हुई, जिसमें शिक्षा का भाषा मराठी थी। ग्रामीण परिवेश में जब उनकी शिक्षा हुई तो वह भाषा क्या थी? मराठी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी भाषा में पढ़ाई की। इसके बाद वे वर्धा चले गए। वर्धा महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में स्थित एक शहर है। ठीक है, यह नागपुर से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, वर्धा। ठीक है, तो जहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की और साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन भी किया। वर्धा में उन्होंने नौकरी भी की और अंग्रेजी एवं हिंदी का अध्ययन किया, क्योंकि ग्रामीण शिक्षा दीक्षा में उन्होंने मराठी भाषा में शुरू की थी। तो जब वर्धा गए तो वहाँ उन्होंने अंग्रेजी एवं हिंदी का अध्ययन किया। इसके बाद इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई पूरी की। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और साहित्य, गणित, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी। सन 2009 में गुणाकार मूल्य जी का निधन हो गया। निधन कब हुआ? 2009 में। अब गुणाकार मूल्य का रचनात्मक परिचय। तो गुणाकार मूल्य ने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति जैसे विविध विषयों पर विपुल लेखन किया, अर्थात विस्तार से उनका लेखन कार्य संपन्न किया। गुणाकार मूल्य ने पिछले 25 वर्षों में इन विषयों पर उनके 2500 से अधिक लेख और 30 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उनका लेखन सरल, सहज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रकट करने वाला है, जिससे जटिल विषय भी सामान्य पाठकों के लिए समझने योग्य बन गए। जटिल विषयों पर भी उन्होंने अपने लेखन को सरल और सहज रखा, जिससे पाठकों को समझने में आसानी हो। अब गुणाकार मूल्य जी का प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। इसके अलावा आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी इनकी प्रमुख रचना है। याद रखना है, इनसे संबंधित बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो गुणाकार मूल्य के प्रमुख रचना आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी, ये उनकी प्रमुख रचना है।
अब पाठ का सारांश। तो नागरी लिपि के अंतर्गत लेखक ने हिंदी भाषा और उसकी विविध बोलियों के महत्व को समझाते हुए कहा है कि हिंदी तथा उसकी सभी बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके साथ ही नेपाल की नेवारी भाषा और मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। नेपाल की नेवारी भाषा और मराठी भाषा ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसके साथ साथ संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। संस्कृत और प्राकृतिक भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, जो इन भाषाओं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। लेखक ने यह भी बताया है कि गुजराती लिपि देवनागरी से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। इसी प्रकार बांग्ला लिपि को भी नागरी लिपि की पुत्री नहीं बल्कि बहन के समान बताया गया है, जो इन भाषाओं और लिपियों के आपसी संबंध और समानता को दर्शाता है। यानी गुजराती लिपि भी देवनागरी लिपि से भिन्न नहीं है। इसके साथ साथ बांग्ला भी भाषा जो है देवनागरी लिपि से ही संबंधित है, कोई इसमें समानता नहीं है। अब नागरी लिपि की विशेषताएं क्या है? तो नागरी लिपि भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों में से एक है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता है ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति। तो नागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से ही हुई है। जैसा कि दक्षिण भारत की भाषा, जैसे दक्षिण भारत की भाषा है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये दक्षिण भारत की भाषा है। तो दक्षिण भारत की भाषाओं के लिए भी कहा जाता है और यह दर्शाता है कि नागरी लिपि और दक्षिण भारतीय भाषा एक समान ऐतिहासिक धरोहर साझा करती है। प्राचीन काल में ग्रंथों और पोथियों को लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यापक उपयोग होता था। सिक्कों पर भी अंकन नागरी लिपि देखने को मिलता है। अर्थात नागरी लिपि का प्रयोग विभिन्न राजवंशों के सिक्कों पर भी हुआ है। दक्षिण भारत के चोल राजाओं और केरल के 12वीं सदी के शासकों ने इसे अपने सिक्कों पर अंकित किया है। इसके अलावा श्रीलंका के पराक्रम बाहु और विजय बाहु जैसे शासकों ने भी नागरी लिपि में अपने सिक्के ढलवाए। महमूद गजनवी के लाहौर में बने सिक्कों पर भी नागरी लिपि अंकित थी और मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह और अकबर के सिक्कों पर भी नागरी लिपि का उपयोग हुआ। यानी विभिन्न राजाओं के समय में नागरी लिपि का उपयोग किया गया, इसका प्रमाण सिक्कों के माध्यम से मिला। नागरी लिपि सार्वदेशिक लिपि है क्योंकि नागरी लिपि का प्रयोग भारत के विभिन्न हिस्सों में 8वीं और 9वीं सदी से व्यापक रूप से होता आ रहा है। मेवाड़ के गोहिल, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहरवाल, गुजरात के सोलंकी और आबू के परमार और बुंदेलखंड के चंदेल और त्रिपुरा के कलचुरी शासकों ने अपने अभिलेख नागरी लिपि में ही लिखवाए हैं। तो इस तरह से नागरी लिपि को सार्वदेशिक लिपि की मान्यता दी जाती है। तो इस प्रकार नागरी लिपि, जिसे आज देवनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है, इनके विभिन्न नामों और उनके इतिहास को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद रहे हैं। यहाँ इसके कुछ प्रमुख नामों और उनके संभावित कारणों का वर्णन है। नागरी नाम नगर शब्द से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो संभवतः शहरी क्षेत्रों या प्रमुख नगरों में इस लिपि के व्यापक उपयोग को दर्शाता है। दूसरा, देवनागरी, यह नाम
देव और नागरी के संयोग से बना है। इसे काशी काशी अर्थात धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, तो काशी में विकसित होने के कारण देवनागरी कहा गया। तो काशी में यह लिपि विकसित हुई, इसके कारण भी इसका नाम देवनागरी रखा गया। कुछ विद्वानों के अनुसार यह नाम चंद्रगुप्त, जिसका एक नाम देव था, और पटना, जिसे देवनाम भी कहा जाता था, तो कुछ विद्वानों के अनुसार यह नाम चंद्रगुप्त से भी जुड़ा हो सकता है। तीसरा, नंदी नागरी। यह नाम नंद वंश या उसके काल में इस लिपि के उपयोग से जुड़ा हो सकता है। चौथा, नागर लिपि। तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा इस लिपि का उपयोग किए जाने के कारण इसे नागर लिपि भी कहा गया। पाटलिपुत्र से भी संबंध है इन लिपियों का, अर्थात पाटलिपुत्र को भी नगर कहा जाता था। तो कुछ विद्वानों का मत है कि नागरी नाम इस संबंध से उत्पन्न हो सकता है। इतिहासकार अल बरूनी के ग्रंथों में भी इस लिपि के संदर्भ कुछ मिलते हैं। हालांकि इस लिपि के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसकी उत्पत्ति भारत के प्राचीन नगरों और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। नागरी लिपि की जो प्राचीनता है और उनका विकास, इसके संदर्भ में 14वीं और 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने अभिलेखों में नंदी नागरी लिपि का प्रयोग किया था। इसके अलावा वैदिक साहित्य के भी नागरी लिपि में लिखे जाने की इनकी संभावना है। नागरी लिपि की जो व्यापकता है वह अनेक शिलालेख और अभिलेख में प्राप्त हुए हैं। साथ साथ नागरी लिपि से अनेक प्रादेशिक भाषाओं और लिपियों की उत्पत्ति हुई, जैसे मराठी और बांग्ला नागरी लिपि से ही उत्पत्ति हुई है। प्राचीन साहित्य, तो सहरपाद की दोहा जो कोश है 10वीं और 11वीं सदी नागरी लिपि में ही रचित है। नेपाल और भारत के जैन भंडारों में इस काल की हस्तलिपियां मिली है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी इस लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट राजा दांतीदुर्ग का साभागढ़ दानपत्र नागरी लिपि का ही प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोल, देवगिरी के यादव राजा और उड़ीसा के गंगवंश के शासक अभिलेख जितना भी था इन लोगों का, सब नागरी लिपि में ही पाए गए हैं। उत्तर भारत में इनका प्रभाव गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में ही लिखी गई है, और 12वीं सदी के बाद उत्तर भारत के सभी हिंदू शासक देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करने लगे। इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि अंकित की। नागरी लिपि की विशेषताएं और महत्व। तो नागरी या देवनागरी लिपि एक प्राचीन, उत्कृष्ट और सुगम लिपि है। प्राचीन भी है, उत्कृष्ट भी है और सुगम है, आसान है यह लिपि। इसका उपयोग शिलालेखों, ताम्रपत्रों और राजकीय दस्तावेजों में व्यापक रूप से हुआ है। यह भारतीय संस्कृति और साहित्य की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये था नागरी लिपि के पाठ परिचय और लेखक परिचय। आशा है यह वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।